हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम जिस पोर्टफोलियो की रिव्यू करने वाले हैं उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करीबन 11 साढ़े 11 लाख की है। इनको 10% की डिसेंट सी प्रॉफिट हो रही है, गेन हो रही है, जिसके कारण इनकी पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू 12.5 लाख के आसपास 12,48,000 के आसपास इसकी करंट वैल्यू आ रही है। तो चलिए इसकी कुछ डिटेल्स को हम चेक करते हैं क्विकली। तो इन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स लिए हुए हैं। क्विकली हम उन सारे स्टॉक्स की लिस्ट को क्विकली चेक करेंगे, क्विकली रिव्यू करेंगे। पहली कंपनी जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो है अमारा राजा बैटरीज। इसके बारे में पहले की भी रिव्यूज में हमने बहुत सारी ओपिनियन इसके बारे में शेयर की है, कुछ डिस्कशन की हुई है। एक्साइड और अमारा राजा इन दोनों की डिस्कशन की हुई है। बैटरी सेगमेंट में ईवी सेक्टर से रिलेटेड, ईवी सेक्टर की ग्रोथ से रिलेटेड मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बैटरी सेगमेंट में ग्रोथ नियर टर्म में भले ही आपको थोड़ी बहुत अपसर्ज दिख जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मुझे काफी लिमिटेड दिखती है, कंस्ट्रेंट दिखती है। हालांकि हमारा राजा एक्साइड बैटरी से बेटर कंपनी मुझे लगती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन एंड डिफरेंट मैनेजमेंट डिसीजंस। लेकिन फिर भी इन दोनों कंपनी से मैं पर्सनली अभी दूर रहना पसंद करूंगा कंपेयर टू ओईएम्स, कंपेयर टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल अभी करंट टाइम से बहुत ज्यादा नहीं दिख रही इन दोनों कंपनी में, तो मैं इससे अभी करंटली निकल जाना पसंद करूंगा, एग्जिट करना पसंद करूंगा। दूसरी कंपनी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बहुत अच्छी कंपनी है, ऑफ द रोड टायर सेगमेंट में स्पेशलिटी टायर्स बनाने में वन ऑफ द लीडर्स इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, एक्चुअली ग्लोबल स्केल पे टॉप 2-3 कंपनीज में आती है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। काफी अच्छी कंपनी है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छी प्रॉफिट भी हो रही है आपको यहाँ पे। अगली कंपनी आपने इन्वेस्ट की हुई है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में। एफएमसीजी सेक्टर में एक नीश सेगमेंट में मार्केट लीडर है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल रेशियोज काफी अच्छे हैं। डेट थोड़ी ज्यादा ली हुई है, लेकिन अभी भी डेट थोड़ी इनकी मैनेजेबल लेवल पे ही है, बहुत ज्यादा एब्सर्ड लेवल पे बहुत हाई डेट नहीं है, इसको जो मैनेज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। हालांकि करंटली आपने काफी ऊंची प्राइस पे इसको बाई किया हुआ है, 3800 की प्राइस पे बाई किया था और इसकी करंट प्राइस अभी 3400 के आसपास चल रही है, तो आपको 11% की लॉस हो रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें सस्टेन करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी कंपाउंडिंग करके दे सकती है। कई महीनों से 11-12 महीनों से ऑलमोस्ट एक साल से इसमें एक्यूमुलेशन चल रही है, कंसोलिडेशन चल रही है स्टॉक में, तो आपको इसलिए अभी बहुत ज्यादा गेन नहीं दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पोटेंशियल अभी भी है इस कंपनी में और इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसको ट्रैक करते रहो, इसको डेट लेवल्स को ट्रैक करते रहो, स्पेशली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते रहो, नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक करते रहो। लेकिन इसको ट्रैक करने के साथ साथ आप इसमें अभी करेंटली इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। दीपक नाइट्राइट स्पेशलिटी केमिकल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर सेगमेंट में वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है अलॉन्ग विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। हालांकि इसकी डिमांड थोड़ी साइक्लिकल होती है, क्योंकि द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ इज साइक्लिकल, तो इसलिए इसकी डिमांड थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी है इस कंपनी की, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन दिस इज वन कंपनी दैट यू हैव टू ट्रैक एंड कीप एन आई ऑन कंसिस्टेंटली। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आईटी कंपनीज में वन ऑफ द बेटर कंपनीज मुझे पसंद आती है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो चाहो तो। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ, ये तीनों कंपनीज मुझे काफी पसंद आती हैं। एचडीएफसी ग्रुप की सारी कंपनीज काफी अच्छी हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी अच्छी है, तो उस हिसाब से काफी अच्छी कंपनीज है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। टू व्हीलर ऑटो सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प इज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन इंडिया, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। हालांकि ये कंपनी धीरे धीरे अलॉन्ग विद बजाज, बजाज के साथ भी यही बात है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये डिविडेंड प्लेस ज्यादा बनने वाली है। बहुत ज्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल इसमें थोड़ी लिमिटेड सी दिख रही है मुझे, स्पेशली इन द नियर टू मीडियम टर्म। डिविडेंड ये कंपनीज अच्छा पे करती है, तो इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। फाइनेंशियल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस हिसाब से। अगली कंपनी एफएमसीजी में एक दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी काफी अच्छी कंपनी है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। आईएक्स के ऊपर मैंने पहले ओपिनियन दी हुई है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। एक वीडियो थी, आपने अगर इस सीरीज की पहले की वीडियोस देखी हुए या फिर पहले की कोई भी रिव्यू आप उठा के देख लो, उसमें कोई ना कोई रिव्यू में आपको 2-3 बार इसमें डिस्कशन दिख जाएगी। आईएक्स के ऊपर मैंने ओपिनियन दी हुई है। मोस्टली मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, मोनोपोली है, लेकिन एक रेगुलेटेड मोनोपोली है, जिसके कारण मुझे अपसाइड पोटेंशियल नियर टर्म में तो जरूर है, मीडियम टर्म में भी अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कितनी कंपाउंडिंग करेगी, इसकी प्रॉफिट मार्जिन कितनी सस्टेन रहेंगी, कितनी ग्रो करती रहेंगी, इसके ऊपर मुझे डाउट होता है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड अभी करंटली आईएक्स में नहीं हूं, लेकिन ये आपको असेस करना है कि लॉन्ग टर्म की ग्रोथ पोटेंशियल आपको कैसी लगती है मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए। अगली कंपनी आपने इन्वेस्ट की हुई है आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में। अच्छी कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी मुझे लगती है ये। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 3-4 हजार के आसपास की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटी कंपनी है, लेकिन प्रॉमिसिंग नंबर्स है इसके। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी अप डाउन रहती है, हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने इंप्रूव करना शुरू कर दिया है, सस्टेन मैनर में इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी सस्टेन रह रही है, स्टेबल रह रही है। तो दिस इज वन कंपनी दैट यू हैव टू कीप ट्रैकिंग। हालांकि देर आर बेटर कंपनी, देर आर बेटर ऑप्शंस इन द सेम सेगमेंट, तो उसको भी आप असेस कर सकते हो कि इसके साथ भी आपको स्टिक करना है या फिर दूसरी कंपनीज को भी आप कंसिडर कर सकते हो, या आपको असेस करना है। अगली कंपनी है इप्का लैबोरेटरीज, ये भी अच्छी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में काम करती है, अच्छी कंपनी है, लेकिन इससे भी बेहतर कंपनीज मुझे कुछ कंपनीज हैं जो बेहतर लगती हैं।
उसके बारे में भी आप हमारी जो बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द फार्मा सेक्टर है वो वीडियोस हमने क्रिएट की हुई थी। उसमें काफी डिटेल डिस्कशन की हुई थी कि कौन सी कंपनी मुझे पसंद आती है और क्यों, फॉर व्हाट रीजन। तो उस हिसाब से आप अपनी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन इप्का लैब्स इज नॉट अ बैड कंपनी, नॉट अ बैड स्टॉक एट ऑल। कोटक महिंद्रा बैंक वैसे ही जैसे हमने पहले की बीएफएसआई सेक्टर की बैंकिंग इंडस्ट्री की बात की है, तो कोटक महिंद्रा बैंक मुझे काफी पसंद आती है। इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। एलएनटी में आपने काफी सारी एक्सपोजर ली हुई है 80,000 की, यानी कि करंटली अगर देखा जाए तो आपकी एलोकेशन की 6 to 7% एलएनटी में इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ी ज्यादा मुझे लगती है स्पेशली इन साइक्लिकल सेक्टर। हालांकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो दिस इज डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी इन इंडिया, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। लार्सन एंड टूब्रो इज डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ग्लोमरेट व्हेन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन कितनी एलोकेशन लेनी है ये आपको डिसाइड करना है। इसी सीरीज की आइडियल पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज की जो पहले की 4 वीडियोस थी उसमें हमने इस बात की डिस्कशन की हुई थी कि आपकी पोर्टफोलियो साइज जब धीरे धीरे बड़ी होती है, हालांकि आपकी पोर्टफोलियो साइज बहुत छोटी नहीं है बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन मिडवे समवेयर है, तो इस पोर्टफोलियो में आप थोड़ी बहुत एलोकेशन लेना शुरू कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल इज डेफिनेटली द लार्जेस्ट कंपनी एंड डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट पाइपलाइन एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर भी आपको कितनी एक्सपोजर लेनी है ये आप उस वीडियो से थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि कितनी एक्सपोजर आप रख सकते हो। लक्स इंडस्ट्रीज होजियरी सेगमेंट में, टेक्सटाइल सेगमेंट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स इन इंडिया। डेफिनेटली इससे भी बेहतर कंपनीज भी हैं। पेज इंडस्ट्रीज खास करके मुझे ज्यादा पसंद आती है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लेकिन फिर भी लक्स इंडस्ट्रीज इज नॉट अ बैड प्लेयर एट ऑल। इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन इस कंपनी को भी आपको ट्रैक करते रहना है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ग्रो कर रही है, मार्केट शेयर कैसे ग्रो कर रही है, इसको आपको ट्रैक करते रहना है। अच्छी खासी आपने एक्सपोजर भी रखी हो, करीबन 10% की एलोकेशन केवल लक्स इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में आपने लिया हुआ है, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू असेस, यू हैव टू रिकंसिडर एंड कीप ट्रैक ऑफ कि आपकी एलोकेशन कितनी ज्यादा होगी लक्स इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में, ये आपको असेस करना है। मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा एलोकेशन आपने ले ली है लक्स इंडस्ट्रीज में। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, नो डाउट। प्रिंस पाइप्स इज डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। हालांकि पहले की भी वीडियोस में, पहले की रिव्यू में हमने बात की हुई कि एस्ट्रल पाइप्स मुझे ज्यादा पसंद आती है, और एस्ट्रल पाइप्स केवल पाइपिंग में ही नहीं, एक्चुअली टोटल वाटर सोल्यूशन प्रोवाइड करने में एस्ट्रल पॉलिटेक्निक ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा फोकस्ड है। तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल अच्छी टैप कर रही है इन टर्म्स ऑफ मार्केट ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्केट सेगमेंट एस्ट्रल पाइप्स। लेकिन प्रिंस पाइप्स भी बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी आपको ज्यादा पसंद आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बारंबार अगेन एंड अगेन डिस्कस किया हुआ है, तो मैं फिर से उस डिस्कशन को इंक्लूड नहीं करूंगा। लेकिन इसकी ओवरऑल मेरी क्रक्स ये है बात कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बिजनेस मुझे थोड़ी ओवर डाइवर्सिफाइड, थोड़ी स्प्रेड आउट लगती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन वगैरह, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इन द करेंट टाइम्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको पोटेंशियल लगती है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिटेल सेगमेंट, इंटरनेट पेनिट्रेशन वगैरह के एडवांटेजेस अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज हार्वेस्ट कर पाती है, तो डेफिनेटली इट कैन ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स इन द फ्यूचर। तो वो आपको देखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप करेंटली कंफर्टेबल हो या नहीं। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपकी कैपिटल एलोकेशन कैसी होनी चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्लास्टिक सेगमेंट में, प्लास्टिक बनाने वाली कंपनीज में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर लीडर्स, डेफिनेटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, ये कंपनी मुझे काफी पसंद आती है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईटी कंपनीज में, आईटी सेक्टर में इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यूपीएल एग्रो केमिकल्स बनाने में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स इन इंडिया, डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इसके ऊपर एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थोड़ी एक शैडो रहती है। अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि कुछ महीनों पहले इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड कुछ इशू भी आई थी। प्लस ये एग्रो केमिकल से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली एक साइक्लिकल सेगमेंट हो जाता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि मानसून अगर अच्छे होंगे तो इनकी डिमांड अच्छी होगी, मानसून खराब हो जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वैसे सेगमेंट से, वैसे बिजनेस से मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूँ, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसके साथ कंफर्टेबल हो या नहीं। फाइनली आपने विप्रो में इन्वेस्ट किया हुआ है। विप्रो भी अच्छी कंपनी है, स्पेशली आप अगर देखोगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से काफी अग्रेसिव कैपिटल एलोकेशन ले रही है, क्लाइंट्स को एक्वायर कर रही है, तो काफी ग्रीन शूट्स मुझे दिख रहे हैं, अच्छी प्रॉमिस दिख रही है विप्रो के अंदर। लेकिन इससे भी बेटर कंपनीज है करंटली, ये धीरे धीरे प्रॉमिस जरूर दिखा रही है, लेकिन इससे करंटली बेटर कंपनीज इंडियन आईटी सेक्टर में, स्पेशली आप मिड कैप सेगमेंट में भी देखोगे तो अच्छी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। और लार्ज कैप में तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी वगैरह की तो हम बात करते ही रहते हैं। तो उसमें आपको असेस करना है कि विप्रो द मोस्ट प्रेफर्ड प्लेयर फॉर यू। आपने जैसे हमने देखा कि टीसीएस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर विप्रो में भी थोड़ी एलोकेशन आपने ली हुई। तो ये आपको देखना है कि आपने, चूंकि आप देख सकते हो कि इस कैपिटल एलोकेशन के लिए, इस पोर्टफोलियो साइज के लिए, 12 लाख की पोर्टफोलियो के लिए आपने करीबन 24 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो वो मुझे डेफिनेटली थोड़ी ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी लग रही है। आपको इसको थोड़ा फोकस बनाना है, और जैसे हमने बात की, जैसे आपने आईटी सेगमेंट में 3-4 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो, तो वो थोड़ी ज्यादा है, तो आपको थोड़ी इसको फोकस बनाने की जरूरत है, थोड़ी ट्रिम डाउन करने की जरूरत है।
इस पोर्टफोलियो साइज के लिए मैं कहूंगा कि आप 15 से 18 स्टॉक्स, मैक्सिमम 18, मैं कहूंगा कि प्रेफर्ड ये है कि आप 15 स्टॉक तक लिमिट करो, तो आपको ट्रैक करने में आसानी होगी। उनके रिजल्ट्स को आप ट्रैक कर सकते हो, उनके कैपिटल एलोकेशन को ट्रैक कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हो। तो ये सब करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। उसी हिसाब से मैं कहता हूँ कि 15 से 18 स्टॉक्स मैक्सिमम आपके होने चाहिए। आपने थोड़ा ज्यादा स्प्रेड आउट कर लिया अपने आप को, उसको थोड़ा आपको रीअसेस करना है, रीलुक करना है। अगली बात मैं ये देख रहा हूँ कि काफी सारे स्टॉक्स आपने काफी हाई प्राइसेस पे इकट्ठा कर लिए हैं, जिसके कारण आपकी गेन काफी मॉडेस्ट, ये बहुत ज्यादा गेन नहीं है। अच्छी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा गेन नहीं उठा पाए हो। एक लक्स इंडस्ट्रीज में आपने काफी अच्छी प्राइस पे आपने एक्यूमुलेशन की थी, जिसके कारण आपको काफी अच्छी गेन भी हो रही है। लेकिन बाकी सारी कंपनीज में आपने बहुत ऊपर की प्राइसेस पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे हमने ब्रिटानिया का देखा, एस्कॉर्ट्स का देखा। तो ये सभी एग्जांपल्स है कि आप बहुत ज्यादा जब रन अप कर जाती हैं कंपनीज या बहुत ज्यादा अपस्विंग आ जाती है, तब आप इन्वेस्ट करने से थोड़ा कतराओ। एक्चुअली फोमो की फीलिंग अपने अंदर ना आने दो, थोड़ा कंट्रोल करो, अपनी अंदर एक स्ट्रेटजी और एक हैबिट डेवलप करो कि कंपनीज को, अच्छे स्टॉक्स को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को तभी एक्यूमुलेट करोगे या फिर अग्रेसिव एक्यूमुलेट तभी करोगे जब वो अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आपको अवेलेबल हो। 100 डेज के मूविंग एवरेज, 200 डेज के मूविंग एवरेज पे अक्सर ये सपोर्ट लेते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज और स्टॉक्स, और वो अच्छा पॉइंट होता है जब आप अग्रेसिव एक्यूमुलेशन कर सकते हो वैसे सारे स्टॉक्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब बहुत ज्यादा रन अप हो जाए कंपनी, तो उसी समय आपको एकदम हड़बड़ी में आके बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। धीरे धीरे फेज मैनर में इन्वेस्ट करो, स्पेशली जब सपोर्ट्स पे आ जाए तब आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों में आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे फायदे मिल सकते हैं। अच्छी प्राइसेस पे एक्यूमुलेट करने से आपकी कंपाउंडिंग भी थोड़ी बूस्ट हो जाएगी, गेन्स आपके थोड़े रोबस्ट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन, ये इनपुट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अपनी पोर्टफोलियो को थोड़ा ट्रिम डाउन करो। अच्छी पोर्टफोलियो है, अच्छी कंपनीज को भी आपने सेलेक्ट किया मोर और लेस। कुछ कंपनीज और स्टॉक्स जिनके ऊपर मैंने आपको इनपुट प्रोवाइड कर दिए, तो उनको आप थोड़ा रिकंसिडर कर सकते हो, रीअसेस कर सकते हो उनमें एलोकेशन। लेकिन ओवरऑल आपकी पोर्टफोलियो अच्छी है, थोड़ी ओवर स्प्रेड हो गई, थोड़ी ओवर डाइवर्सिफाई हो गई है, उसको आपको थोड़ा ट्रिम डाउन करना है, स्लिम डाउन करना है और फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना के लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के मस्त फायदे उठाने। So I wish you all the best in your investing journey and I hope all these inputs are beneficial and helpful to you. अगर आपके कोई भी फॉलो अप क्वेश्चन है, कोई हेल्प में प्रोवाइड कर सकता हूं तो फील फ्री टू राइट बैक। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।